आज का मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, एंजाइम, टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म, एक्सपेरिमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो हम फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द बेसिस फॉर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस के लिए जो है बेसिस होता है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस में जो है डीएनए पेरेंटल डीएनए से जो है डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन या सिंथेसिस करते हैं और यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से होता है। The original DNA strand are used as template for the synthesis of new DNA. न्यू डीएनए की सिंथेसिस के लिए ओरिजिनल डीएनए के स्टैंड को जो है टेम्पलेट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री बिटवीन 1953 और 1957 में मिचेल्सन स्टोन ने प्रयोग से पहले डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की पुष्टि की। साइंटिस्ट ने बहस किया कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे बनाएं। फिर 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक ने डीएनए स्ट्रक्चर के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका डेफिनेशन। DNA replication is the biological process of producing two identical replicates of DNA from one original DNA molecules. Means DNA replication वह बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें वन ओरिजिनल DNA मॉलिक्यूल से जो है टू न्यू आइडेंटिकल DNA मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम जो है रेप्लिकेशन में एंजाइम जो है पार्ट लेते हैं। इन इकोलाई टू मेन एंजाइम पॉलीमराइजेशन में पार्ट लेते हैं। इकोलाई में टू मेन एंजाइम जो है पॉलीमराइजेशन में पार्ट लेते हैं। फर्स्ट होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इन एंजाइम यूज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में निम्न एंजाइम का यूज़ किया जाता है जिसमें फर्स्ट होता है हेलिकेस एंजाइम। ओपन अप यह डीएनए स्टैंड को जो है ओपन करने का फंक्शन करता है और H2 बॉन्ड को ब्रेक करने का फंक्शन करता है। H2 बॉन्ड को ब्रेक कर डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल के स्टैंड को जो है ओपन करने का फंक्शन करता है। और सेकेंड होता है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। डीएनए की रिबाइंडिंग को रोकने के लिए रेप्लिकेशन फोर्क के अराउंड चारों ओर डीएनए को कोट करता है। थर्ड होता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम को हम डीएनए गायरेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। यह रेप्लिकेशन फोर्क के आगे की ओर जो है आगे के क्षेत्र में वर्क करता है और सुपर कोलिंग को स्टॉप करने का फंक्शन करता है। फोर्थ होता है प्राइमेज और प्राइमर सिंथेसिस। इट इज़ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए का स्मॉल सेगमेंट होता है 7 से 8 सेगमेंट। प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्टैंड। यह डीएनए स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट प्राइमर जो है डीएनए स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, डीएनए स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फिफ्थ होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यह प्राइमर्स का विस्तार करते हैं एंड 3 डेज एंड पर जो है 8 करने का फंक्शन करते हैं। सिक्स्थ होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है एंड फिलिंग इन द गैप। आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है एंड फिलिंग इन द गैप। सेवेंथ होता है लाइगेज एंजाइम। यह डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का फंक्शन करता है। इन यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज इसमें फर्स्ट होता है डीएनए पॉलीमरेज सिग्मा 8 आरएनए प्राइमर्स ड्यूरिंग इनिशिएशन या इनिशिएशन के दौरान आरएनए प्राइमर्स को ऐड करता है। सेकेंड होता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ऐड करता है। थर्ड होता है डीएनए पॉलीमरेज ई सिंथेसिस डीएनए प्रूफ रीडिंग। फोर्थ होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा जो है प्राइमर पर रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है एंड प्रूफ रीडिंग के दौरान जो है मिस्टेक्स को रिपेयर करने का फंक्शन करता है। यह प्राइमेज से अटैच होता है, इस कारण इसे समटाइम्स अल्फ़ा प्राइमेज के रूप में जानते हैं। और फिफ्थ होता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा। इट रिकम्बाइंस क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रूफ रीडिंग। यह प्रूफ रीडिंग के दौरान जो है क्रोमोसोम को पुनः बनाता है। देखते हैं हम स्ट्रक्चर एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यह पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि ये
जो कि रेप्लिकेशन के दौरान जो है 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो है फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एंजाइम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टोकोआइसोमरेज एंजाइम को जो है हम डीएनए गायरेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, जो कि सुपर पुलिंग को स्टॉप करने का फंक्शन करता है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है यह स्टैंड को बाइंड करने का फंक्शंस करता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है फ्रेगमेंट को कनेक्ट या जोड़ने का फंक्शन करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो है प्राइमर्स को रिमूव कर गैप को फिल करने का फंक्शन करता है। एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो होता है वह प्राइमर्स का विस्तार करता है एंड 3 डेज एंड पर जो है एड करने का फंक्शन करता है। इसमें 2 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन भी होता है, लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है रेप्लिकेशन 4 की दिशा के विपरीत होता है एंड लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स के समान होता है या 3 डेज to 5 डेज होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, सेकंड होता है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और थर्ड होता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। इस प्रकार के रेप्लिकेशन में जो है पेरेंटल डीएनए होता है वह पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड होता है वह कई बिंदुओं में ब्रेक हो जाते हैं, कई बिंदुओं में टूट जाते हैं। इस प्रकार रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है डीएनए के कई टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार डीएनए 1 डीएनए मॉलिक्यूल से जो है 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स हाइब्रिड होते हैं जो ओल्ड एंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड से बने होते हैं। यह मेथड जो है एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि ऐसे रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं किया जा सका है, क्योंकि इस मेथड को जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि जैसे स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में जो है पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आधा जो है ओल्ड या पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं और आधा जो है न्यू स्ट्रैंड होते हैं, आधा जो है न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं। अब देखते हैं हम सेकेंड होता है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इस मेथड में भी जो है 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 1 डीएनए मॉलिक्यूल्स के दोनों स्ट्रैंड जो है पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं और सेकेंड डीएनए मॉलिक्यूल्स के दोनों स्ट्रैंड जो है न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं। यह मेथड भी नॉट एक्सेप्टेड है, इसका भी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि यह एक पेरेंटल डीएनए है जो कि रेप्लिकेशन के दौरान 2 डीएनए का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सिर्फ 1 डीएनए मॉलिक्यूल्स के बहुत स्ट्रैंड जो है पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल्स के जो बहुत स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड होते हैं, वह न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं। अब थर्ड होता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत डीएनए के स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। ईच ओल्ड स्ट्रैंड जो है न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। इस प्रकार जो 2 रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स बनता है उसमें से एक स्ट्रैंड जो है पेरेंटल और एक स्ट्रैंड जो है न्यू स्ट्रैंड होता है। यह मेथड जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मेथड के कई प्रूफ हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि पेरेंटल डीएनए जो रेप्लिकेशन के दौरान 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एक स्ट्रैंड जो है न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं और एक स्ट्रैंड जो है पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ सेमी कंजर्वेटिव के कई स्टेप्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट होता है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें रेप्लिकेशन को इनिशिएट करते हैं या प्रारंभ करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो है क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर स्टार्ट होता है। इस यूनिक साइट को ही हम ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड होता है अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंड। इसमें स्ट्रैंड को जो है अनवाइंड किया जाता है, ओपन किया जाता है। मीन्स डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रैंड को जो है हम ओपन करते हैं और ओपन जो है हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से करते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग एंजाइम की हेल्प से दोनों स्ट्रैंड को कनेक्ट करते हैं। थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। इसमें आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करते हैं।
डीएनए सिंथेसिस के इनिशिएशन के लिए जो होता है आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस आवश्यक है। आरएनए प्राइमर जो है स्पेशल टाइप के आरएनए प्राइमर्स की हेल्प से सिंथेसाइज्ड होते हैं। प्राइमर एंड पर ही ज्वाइंट होते हैं क्योंकि सी की वैलेंसी जो है फुलफिल नहीं होती। सेंटर पर जो है OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर के फॉर्मेशन के बाद जो है डीएनए का सिंथेसिस आरएनए प्राइमर पर शुरू होता है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड को आरएनए प्राइमर के 3 डेज एंड पोजीशन पर जो है ऐड करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की हेल्प से डीएनए टेम्पलेट पर मेन डीएनए को सिंथेसाइज्ड किया जाता है। डीएनए का सिंथेसिस शॉर्ट पीस में होता है जिसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट के रूप में जाना जाता है। न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन जो होता है 5 डेज से 3 डेज सीरे पर होता है और यह पॉसिबल है कि रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के एक स्ट्रैंड को हम कंटिन्यूसली एंड अदर स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूसली दोहरा सकते हैं। व्हेन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेट्स कंटिन्यूसली एंड अदर डिसकंटिन्यूसली इट इज़ कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। इस प्रकार हम डायग्राम में देखते हैं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसके डबल हेलिक्स स्ट्रैंड को जो है हम हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से ओपन करते हैं और दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाते हैं और न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ स्टेप होता है रिमूवल ऑफ प्राइमर। इसमें प्राइमर को रिमूव करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम की हेल्प से जो है प्राइमर को रिमूव किया जाता है एंड न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं। और सिक्स्थ स्टेप होता है यूनियन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का शॉर्ट सीक्वेंस होता है। मीन्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का छोटा अनुक्रम होता है। ओकाजाकी के डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट जो है कंटिन्यूअस स्टैंड बनाने के लिए आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट को अटैच करते हैं या कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं। व्हेन रेप्लिकेशन आगे की ओर बढ़ती है, यदि रेप्लिकेशन जो है वन डायरेक्शन में आगे बढ़ती है तो उसे यूनि डायरेक्शन कहते हैं और बोथ डायरेक्शन में आगे बढ़ती है तो उसे हम बायो डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यह डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसके स्ट्रैंड को हम हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से ओपन करते हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। डिसकंटिन्यूअस ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जो है कनेक्ट या अटैच करते हैं या जोड़ते हैं। सेवेंथ होता है प्रूफ रीडिंग इन डीएनए रिपेयर। ए रॉन्ग बेसिस इज समटाइम्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग रेप्लिकेशंस के दौरान जो है समटाइम्स रॉन्ग बेसिस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बट डीएनए पॉलीमरेज जो समझने में सक्षम होता है और वह रिमूव द रॉन्ग बेसिस को रिमूव करता है एंड प्रॉपर बेस को ऐड करता है, फिर इसे आगे बढ़ाता है। पॉलीमरेज थर्ड भी जो है थायमिन से यूरेसिल को भेद करने में अनेबल होता है। इस कारण थायमिन के प्लेस पर जो है यूरेसिल लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को जो है वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया। यह एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें मेनी एंजाइम जो है इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म में फर्स्ट होता है इनिशिएशन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जो है इन्वॉल्व होता है। डीएनए सिंथेसिस से पहले जो डीएनए के जो पेरेंटल डीएनए के जो बॉथ स्ट्रैंड होते हैं वह अनबाइंडिंग होनी चाहिए। मतलब बॉथ स्ट्रैंड जो है पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के जो बॉथ स्ट्रैंड होते हैं वह ओपन होने चाहिए और सिंगल स्ट्रैंड में सेपरेट होने चाहिए। एट द रेप्लिकेशन फॉर्क पर न्यू डॉटर स्ट्रैंड का सिंथेसिस इनिशिएट होता है। इस प्रकार रेप्लिकेशन फोर्क पर न्यू डॉटर स्ट्रैंड का सिंथेसिस जो है स्टार्ट
होता है, सिंथेसिस जो है स्टार्ट होता है। अब रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है? रेप्लिकेशन फोर्क जो होता है, जब हम डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल्स के स्टैंड को हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से ओपन करते हैं तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसे ही हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। इसे हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। रेप्लिकेशन बबल्स का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जब हम पेरेंट डीएनए के स्टैंड को हेलिकेज एंजाइम से ओपन करते हैं तो रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होता है, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होता है। यहीं पर एक बबल लाइक स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन होता है, जिसे हम रेप्लिकेशंस बबल कहते हैं। अब सेकेंड स्टेप होता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन के समय कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जो है प्राइमर सीक्वेंस को ऐड करते हैं। इलॉन्गेशन के टाइम लीडिंग स्टैंड जो है लगातार बनते हैं एंड डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्टैंड बनता है, जिसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यह पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स स्टैंड होता है, इसके स्टैंड को हम हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से ओपन करते हैं तो 2 स्टैंड का फॉर्मेशन होता है, लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड। जो लीडिंग स्टैंड होता है वह कंटिन्यूसली लगातार बनता रहता है एंड जो लैगिंग स्टैंड होता है वह डिसकंटिन्यूअस होता है, इसे ही हम जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अब थर्ड देखते हैं टर्मिनेशन। जब रेप्लिकेशन फोर्क जो है एक दूसरे से मिलते हैं तब रेप्लिकेशन जो है टर्मिनेट हो जाता है या रुक जाता है। तो 2 रेप्लिकेशन फोर्क मस्ट मीट एट 1 पॉइंट। यह स्टैंड जो है एक पॉइंट पर मिलते हैं। ऑल दी प्राइमर्स रिमूव हो जाते हैं एंड ऑल फ्रेगमेंट जो है कनेक्ट हो जाते हैं। ऑल प्राइमर्स जो हैं रिमूव हो जाते हैं और ऑल फ्रेगमेंट जो है कनेक्ट हो जाते हैं। और यह जो होता है पॉलीमरेज फर्स्ट एंड लाइगेज एंजाइम की हेल्प से होता है। पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो है प्राइमर्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं एंड लाइगेज एंजाइम जो है फ्रेगमेंट को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट। इसमें हम देखते हैं मिजेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। सन 1958 में मिजेल्सन एंड स्टॉल ने ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड ई कोलाई में एक कॉमन बैक्टीरिया पर जो है एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरिया होता है उसे 14 जनरेशन के लिए जो है N15 के हैवी आइसोटोप के कल्चर मीडियम में जो है ग्रोथ कराते हैं। 1 जनरेशन जो है लगभग 30 से 20 मिनट में जो है कंप्लीट होता है। ई कोलाई के नॉर्मल नाइट्रोजन 14 को हैवी नाइट्रोजन 15 के से रिप्लेस करते हैं। नॉर्मल एंड हैवी नाइट्रोजन दोनों का डेंसिटी जो है डिफरेंट होता है। डेंसिटी को हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू पता लगाते हैं। डिफरेंट डेंसिटी डीएनए के लिए सेंट्रीफ्यूग ट्यूब बनते हैं। डिफरेंट डेंसिटी डीएनए के लिए जो है सेंट्रीफ्यूग ट्यूब बनते हैं। अब ई कोलाई को नॉर्मल मीडियम से ट्रांसफ़र करके 1 जनरेशन के लिए बढ़ने दिया जाता है। इसे 1 जनरेशन के लिए बढ़ने दिया जाता है। यदि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव दोहराता है तो यह N14 कल्चर करने के बाद इंटरमीडिएट डेंसिटी शो करेगा, क्योंकि 1 स्ट्रैंड जो होता है हैवी एंड 1 स्ट्रैंड जो होता है लाइट होगा। नॉर्मल नाइट्रोजन कल्चर में एक पीढ़ी के लिए ई कोलाई के मल्टीप्लिकेशन के बाद डीएनए की डेंसिटी निर्धारित किया गया था। यह N15 एंड N14 के बीच मध्यवर्ती पाया गया। यहाँ N15 एंड N14 के बीच जो है मध्यवर्ती पाया गया, जिसने प्रूव किया कि यह डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव दोहराता है। आफ्टर 2 जनरेशन के बाद, मतलब 2 जनरेशन के बाद हाफ डीएनए इंटरमीडिएट डेंसिटी एंड हाफ लाइट बैंड्स के साथ आगे सेमी कंजर्वेटिव की पुष्टि करता है। आफ्टर 3 जनरेशन के बाद 3/4 डीएनए नॉर्मल N14 एंड 1/4 हाइब्रिड नाइट्रोजन N14 प्लस N15 के साथ पाया गया। जैसा कि हम एक्सपेरिमेंट स्ट्रक्चर में देखते हैं, जब नॉर्मल N14 कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं या नॉर्मल N14 कल्चर में डीएनए प्रेजेंट होता है, इसे हम नॉर्मल 14 कल्चर मीडियम से N15 में ट्रांसफ़र करते हैं। N15 में
14 जनरेशन के लिए N15 में जो है कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं और वहीं इसका ग्रोथ किया जाता है और वहीं इसी मीडियम में इसका ग्रोथ किया जाता है। फिर N15 से इसे हम N14 मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं। N15 से इसे हम N14 मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं। N14 मीडियम में ट्रांसफ़र करने के बाद आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन होता है। N14 मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इसमें फर्स्ट रेप्लिकेशन होता है जिसे हम जनरेशन 1 या G फर्स्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकेंड रेप्लिकेशन होता है। आफ्टर सेकेंड रेप्लिकेशन होता है N14 मीडियम में। उसके बाद आफ्टर सेकेंड रेप्लिकेशन होता है जिसे हम जनरेशन 2 के नाम से या G2 के नाम से जानते हैं। जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, यदि हम N14 नॉर्मल नाइट्रोजन 14 के कल्चर मीडियम को सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो बैंड जो है ऊपर की ओर प्राप्त होता है। DNA का बैंड जो है या इकोलाई बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम का बैंड जो है ऊपर की ओर प्राप्त होता है। और N15 कल्चर मीडियम का सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो बैंड जो है वो नीचे की ओर प्राप्त होता है और जब G1 का कल्चर मीडियम का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो बैंड जो है वह बीच में प्राप्त होता है और G2 कल्चर मीडियम का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो टू बैंड प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन दोहराता है। मतलब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जो पेरेंटल DNA मॉलिक्यूल्स होता है वह रेप्लिकेशन के दौरान जो है 2 DNA मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एक स्टैंड जो होता है N15 का होता है और एक स्टैंड जो होता है N14 का होता है। जिससे यह फर्स्ट जनरेशन में जो 2 DNA मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें एक स्टैंड जो है N15 का होता है और एक स्टैंड जो होता है N14 का होता है। फिर इसका सेकेंड जनरेशन में रेप्लिकेशन कराते हैं तो हमें 4 DNA मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो हमें 4 DNA मॉलिक्यूल्स का प्राप्त होता है। 4 DNA मॉलिक्यूल्स प्राप्त होता है। सेकेंड जनरेशन में जब रेप्लिकेशन कराते हैं तो 4 DNA मॉलिक्यूल्स जो है प्राप्त होते हैं, जिसमें 2 DNA मॉलिक्यूल जो है हाइब्रिड होते हैं। मतलब एक स्टैंड जो है N14 का होगा और एक स्टैंड जो है N15 का होगा। N14 का एक स्टैंड जो है N15 का होगा और 2 DNA मॉलिक्यूल जो है नॉर्मल प्राप्त होते हैं। यह मतलब इसके दोनों स्टैंड जो होते हैं ओनली N14 के होते हैं। इस प्रकार से यह एक्सपेरिमेंट जो होता है वह सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस दोहराता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। एबव एनालिसिस से पता चलता है कि DNA रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें 1 DNA मॉलिक्यूल से जो है 2 DNA मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम जो है प्रेजेंट होते हैं जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। थैंक यू।